ये एक्सक्रीशन चैप्टर का एक क्विक रिवीजन है, जिसके अंदर एनसीईआरटी के सिर्फ बेसिक्स पॉइंट्स हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, प्योर एनसीईआरटी है। एनिमल एक्यूमुलेट्स, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये सब आयन्स हैं, जिसके अंदर एक सल्फेट आयन, इसको ध्यान में रखना। टॉक्सिसिटी जो उसका लेवल होता है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड, और बीच में यूरिया। अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन से होता है, वो जो कि बॉडी सरफेस या गिल्स से होता है। बॉडी सरफेस या गिल्स से डिफ्यूजन के द्वारा अमोनिया एक्सक्रीट होता है। किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल इसके अंदर नहीं है। यूरिकोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, मैमल हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, मराइन फिश। अब बोनी फिश होती है जो अमोनिया एक्सक्रीट करती है, लेकिन मराइन फिश होती है जो यूरिया एक्सक्रीट करती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी। किडनी के मैट्रिक्स के अंदर ऑस्मोलरिटी या मेडुला कह लें, इसके अंदर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए यूरिया रिटेन हो जाता है। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट। अब ये यूनिट्स है एक्सक्रीशन की, कौन किसके अंदर क्या होता है। जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थिस में होता है, रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। ऑस्मो रेगुलेशन करता है। नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म के अंदर, मेनली अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रिडिया, जो कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है और मेंटेन आयनिक बैलेंस। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट्स, एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड इन प्रॉन्स। किडनी की सिचुएशन कहाँ लोकेट होती है, तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में सिचुएट होती है। किडनी की एक नोच को कहते हैं हाइलम। अब ये जो नोच है किडनी की, इसे कहेंगे हाइलम। और इनर टू हाइलम फनल शेप रिनल पेल्विस, तो ये है रिनल पेल्विस। इनर टू हाइलम फनल शेप रिनल पेल्विस। अब रिनल पेल्विस के प्रोजेक्शन को कैलिक्स कहते हैं। अब ये रिनल पेल्विस है, इसके प्रोजेक्शन है ये निकले हुए, इसको हम कहेंगे कैलिक्स। और जो मेड्यूलरी ये पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स कैलिक्स के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन पिरामिड्स, जिसे रिनल कॉलम या कॉलम ऑफ बार्टिनी कहते हैं। अब ये रीजन हो गया बाहर का पूरा कॉर्टेक्स का रीजन, ये रीजन पूरा कॉर्टेक्स का रीजन हो गया। अब ये रीजन इन पिरामिड्स के बीच में प्रोजेक्ट होता है, जिसे रिनल कॉलम कहेंगे या कॉलम ऑफ बार्टिनी कहेंगे। ईच किडनी है 1 मिलियन नेफ्रॉन, जिसका दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रिनल ट्यूब्यूल्स। रिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस के अंदर जो आने वाली ब्लड वेसल्स है वो एफरेंट आती है, एफरेंट इन और इफरेंट आउट। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर जो यूनिट बनती है उसे मालपिजियन बॉडी या रिनल कॉर्पसल कहते हैं। जैसे ये है मालपिजियन बॉडी या रिनल कॉर्पसल, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस और ये बाहर वाला बोमेन्स कैप्सूल। हेयर पिन शेप हेनले लूप का। अब यहाँ है कि कलेक्टिंग डक्ट ओपन इन रिनल पेल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स एंड कैलिक्स। तो कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूलरी पिरामिड से होती हुई, कैलिक्स से होती हुई रिनल पेल्विस के अंदर खुलती है। ये स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके अंदर जो लाइंस है ये सारी कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूलरी पिरामिड से होती हुई कैलिक्स से होती है, यहाँ रिनल पेल्विस के अंदर खुल रही है। अब जो कोर्टेक्स का रीजन होता है उसमें नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है, तो कोर्टेक्स के रीजन के अंदर मालपिजियन बॉडी होगी, पीसीटी और डीसीटी। अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो ये यहाँ से ये ऊपर से लेकर जो यहाँ तक ये इतना स्ट्रक्चर पूरा कोर्टेक्स के अंदर आएगा, जिसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें। ये ऊपर वाला ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल जिसे मालपिजियन बॉडी कहेंगे, ये पीसीटी और ये वाला डीसीटी।
तो ये यहाँ से यहाँ कॉर्टेक्स के अंदर आएगा, और ये पूरा जो नीचे वाला लूप है वो आएगा मेडुला के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि मेनली मेजोरिटी बनाते हैं 85%, मेन काम होता है इनका रीअब्जॉर्प्शन का। जिनके अंदर हेनले लूप होता है वो बहुत छोटा सा होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो 15% होता है, और मेन काम होता है इनका कंसंट्रेशन, जिनके अंदर बहुत लंबा हेनले लूप होता है, वेरी लॉन्ग हेनले लूप। इफरेंट आर्ट्रियोल से फाइन कैपिलरी नेटवर्क निकलता है जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, और यही वासा रेक्टा फॉर्म करता है। अब ये यहाँ देखो, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ये यहाँ से निकला, फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाया जिसे हम कह रहे हैं वासा रेक्टा, जो कि कॉर्टिकल हाईली रेड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लिए हाईली रेड्यूस होगा क्योंकि अंदर हेनले रूप इनके बहुत छोटा होता है, तो ये नेटवर्क भी छोटा होगा। अब ब्लड फिल्टर 1100 से 1200 ml पर मिनट, तो किडनी के अंदर 1100 से 1200 ml पर मिनट आता है। अब कार्डियक आउटपुट होता है लगभग 5 से 6000, तो ये कार्डियक आउटपुट का 1/5 होता है जो कि फिल्टर होने के लिए किडनी के अंदर आता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर लेयर, इसके अंदर होगी एंडोथीलियम ऑफ एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। तो इन ब्लड वेसल की एंडोथीलियम, ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड है एपिथीलियम ऑफ बोमेंस। तो ये एपिथीलियम बोमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम। अब इस बोमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम के अंदर पोडोसाइट के स्ट्रक्चर होता है जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी कहलाते हैं और स्लिट पोर भी कहते हैं उनको। ये क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और ये फिल्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा के सभी कॉन्स्टिट्यूट को फिल्टर करते थे, सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR तो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। अब ब्लड आया 1100 से 1200 ml किडनी के अंदर, जिसमें से फिल्टर कितना हुआ 125 ml 1 मिनट के अंदर। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA, अब ये अपरेटस की लोकेशन क्या होती है कि DCT और एफरेंट आर्टीरियल लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, तो इन दोनों के कॉन्टैक्ट की लोकेशन के वहाँ पर ये JGA अपरेटस होंगे। JGA अपरेटस, ये एफरेंट आर्टीरियल अंदर आने वाली इन, और ये DCT, इन दोनों के कनेक्शन के यहाँ। GFR कम होगा बॉडी का, JG सेल को एक्टिव करेगा, JG अपरेटस की JG सेल को एक्टिव करेगा, रेनिन रिलीज करेगा और GFR इंक्रीज। यूरिन पर डे होता है वो 1.5 लीटर पर डे। अब 180 लीटर पर डे तो फिल्टर हुआ, जिसमें से अगर 99% भी कह सकें तो रीअब्जॉर्ब हो गया, और एक्सक्रीशन कितना हुआ 1.5 लीटर। एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन के अंदर कौन कौन होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम। यहाँ अगर आगे रो लगा दें तो रोजाना एक्टिव। पैसिव ऑब्जॉर्प्शन होगा नाइट्रोजनस वेस्ट और H2O का, जो कि PCT से होगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रेट हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इन फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर ये तीनों सिक्रेशन होगा, और वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इन तीनों का सिक्रेशन होगा जो क्या करेगा, फर्स्ट तो pH बैलेंस या एसिडिक बेस बैलेंस, pH बैलेंस या आयनिक बैलेंस को आयन को मेंटेन करेगा, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। अब इंडिविजुअल स्ट्रक्चर PCT के अंदर क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके अंदर 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होगा PCT के अंदर, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट H2O रीअब्जॉर्ब्ड। PCT maintain pH and ionic balance by release hydrogen, potassium, ammonia and absorb bicarbonate। इनको फिल्ट्रेट के अंदर रिलीज करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी।
हेनले लूप के अंदर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। हेनले लूप की जो असेंडिंग लूप है, ये वाली असेंडिंग लिम्ब, ये सिग्निफिकेंट होती है। मेंटेन किसका मेंटेन, कि हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करती है, जो कि हम आगे काउंटर करंट में देखेंगे। असेंडिंग लिम्ब है जो परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये एक याद रख लो सिर्फ। असेंडिंग लिम्ब है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होगी, तो इम्परमिएबल किसके लिए होगी, वाटर के लिए। और डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, तो वही उसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल। कंसंट्रेट फिल्ट्रेट डाइल्यूट बाय इलेक्ट्रोलाइट इन असेंडिंग लिम्ब मेड्यूलरी फ्लूइड। अब जब फ्लूइड ये डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे 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 आता रहेगा, तो ये कंसंट्रेट होता रहेगा, क्योंकि H2O यहाँ से बाहर निकलता रहेगा, H2O बाहर निकलता रहेगा। और जैसे ही ये असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये फिर से डाइल्यूट होता रहेगा। डाइल्यूट यानी NaCl बाहर निकलता रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते रहेंगे। H2O बाहर निकला, कंसंट्रेट हुआ, और इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकला, तो फिर से डाइल्यूट होना शुरू हो गया ये। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कोर्टेक्स टू इनर मेडुला, ये इस कोर्टेक्स से इनर मेडुला तक, अंदर तक कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन करती है और यूरिन को कंसंट्रेट करती है। इसमें हम DCT रह गए, ये अभी देखेंगे। पैसेज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर निकलता है इंटरस्टिशियम में, जो कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ये भी हम आगे आने वाला है। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस। DCT देखेंगे, DCT के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, किसका, सोडियम और H2O का। DCT मेंटेन करती है pH आयनिक बैलेंस, सीक्रेट वही हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया, और एब्जॉर्ब HCO3 बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ देखेंगे PCT मेंटेन कर रहा है pH एंड आयनिक बैलेंस, DCT कर रहा है एंड कलेक्टिंग डक्ट कर रहा है। तो इसमें हेनले लूप का कोई भी रोल नहीं है आयनिक और pH बैलेंस के अंदर। काउंटर करंट, काउंटर करंट क्या है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वासा रेक्टा एंड हेनले लूप इन अपोजिट डायरेक्शन। ब्लड फ्लो इन टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन ए काउंटर करंट पैटर्न। तो हम ये अगर वासा रेक्टा के अंदर देखेंगे तो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन देखेंगे, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये भी काउंटर करंट के पैटर्न के अंदर है। ये NCERT की लाइन है। अब कोर्टेक्स के अंदर जो ये कंसंट्रेशन, ये ओस्मोल होती है, ये 300 ओस्मोल पर लीटर होती है कंसंट्रेशन की यूनिट। और इनर मेडुला के अंदर बढ़ती बढ़ती 1200 हो जाती है। ये 1200 हो गई मेडुला के अंदर, क्यों? अब इंटरस्टिशियम के अंदर ये 1200 हो गई इनर मेडुला बाहर की तरफ, और कोर्टेक्स के अंदर 300 है। तो अब जब यहाँ देखेंगे, यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी, 300। अब ये क्या करेगा कि बाहर यहाँ 300 है, अब यहाँ बढ़ के 600 हो जाएगी। तो अब इसको अंदर वाली को भी 600 मेंटेन करना है। तो ये 600 मेंटेन करने के लिए H2O को बाहर की तरफ निकालेगा। H2O बाहर की तरफ निकला तो कंसंट्रेशन इसकी भी बढ़ी, बढ़ते बढ़ते कितनी हुई, 600। अब यहाँ पे जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसकी कंसंट्रेशन है 900, तो इसे और H2O निकालना पड़ेगा। ये और H2O बाहर की तरफ आया, कंसंट्रेट होता हुआ, यहाँ लास्ट में 1200 है, तो इसने 1200 यहाँ पे मेंटेन कर लिया। अब बाहर के इन्वायरमेंट को मेंटेन, इन अंदर वाले इन्वायरमेंट को मैच करने के लिए यह H2O बाहर निकालेगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि दोनों का ओस्मोलरिटी सेम नहीं हो जाती। अब यहाँ भी 1200 और ये नेफ्रॉन के अंदर भी 1200 हो गया मेंटेन, ये 1200 बाहर और ये नेफ्रॉन के अंदर भी 1200 मेंटेन हो गया।
अब जब ये असेंडिंग लूप में ऊपर की तरफ जाएगी, तब उससे पहले जो एक ग्रेडियंट बनाते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स के अंदर 300 और इनर मेडुला के अंदर 1200, ये कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट कौन बनाता है? वो NaCl और यूरिया दोनों मिलकर बनाते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा, ये NaCl बाहर निकला, वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर एंटर करेगा, ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर एंटर किया। अब ये NaCl डिसेंडिंग वासा रेक्टा से होते हुए असेंडिंग वासा रेक्टा में आया, ये असेंडिंग वासा पार्ट में आया, और ये इंटरस्टिशियम के अंदर NaCl बाहर आ गया, ये इंटरस्टिशियम के अंदर NaCl बाहर आ गया। वैसे ही अगर हम यूरिया देखें तो यूरिया का इस डायग्राम के अंदर है, ये हम देखेंगे यूरिया है असेंडिंग हेनले, ये असेंडिंग हेनले से कलेक्टिंग डक्ट में गया, यूरिया इंटरस्टिशियम में आ गया। क्यों? क्योंकि इसको ऑस्मोलिटी मेंटेन करनी है, इसको जो फिल्ट्रेट है उसको और कंसंट्रेट करना है। तो अगर बाहर का कंसंट्रेट इन्वायरमेंट होगा तो अंदर को मैच करने के लिए वह H2O बाहर रिलीज़ करेगा, जिसके अंदर वाला फ्लूइड है वो और ज़्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा। तो यूरिया असेंडिंग लूप में आया, कलेक्टिंग डक्ट में आया, इंटरस्टिशियम में आ गया, ये यूरिया और फिर से असेंडिंग लिम्फ में चला गया, ये इंटरस्टिशियम में आया और फिर से असेंडिंग लिम्फ के अंदर चला गया। इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वाटर कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को इजीली बाहर निकालने के लिए ग्रेडियंट को होना ज़रूरी है, ताकि फिल्टर जो है वो कंसंट्रेट हो सके, यूरिन कंसंट्रेट हो सके। अब बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी होती है 300, जो कि हमने वो पहले ही देखी थी। ये 300 होती है नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की, और लोएस्ट होता है DCT के अंदर। DCT के अंदर सबसे कम होगा, जो कि यहाँ डायग्राम में दे रखा है, ये बॉडी फ्लूइड से भी कम ऑस्मोलिटी DCT के अंदर 200 ही है। अब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन जब भी चेंज होगा, क्या ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन जब भी चेंज होगा, ये नेफ्रॉन्स के रिसेप्टर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, वो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेंगे, हाइपोथैलेमस एक्टिव करेगा न्यूरोहाइपोफाइसिस को, और न्यूरोहाइपोफाइसिस रिलीज़ करेगा ADH। न्यूरोहाइपोफाइसिस से ADH रिलीज़ हुआ, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड कम हुआ है तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से? DCT से, जो कि कंडीशनल था। बॉडी फ्लूइड बढ़ा, रिसेप्टर ऑफ हुए और ये ADH का सिक्रेशन सप्रेस कर दिया। अब ADH एक और कर सकता है कि ADH क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करे, और इससे भी GFR इंक्रीज हो सकता है। तो दो तरीके से एक्ट कर सकता है, या तो रीअब्जॉर्प्शन से या ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्शन करके। अब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर या फिल्ट्रेशन रेट, ये तीनों एक ही टर्म है। अब जब भी ये कम होगा, जब भी GFR कम हुआ, JG सेल्स एक्टिव होगी, JG सेल्स, JG एपरेटस की सेल्स, JG एपरेटस एफरेंट आर्टरी और DCT के कनेक्ट करने वाले पार्ट के रीजन के अंदर बनता है। अब तो JG सेल एक्टिव हुई, इसने रेनिन रिलीज़ किया। रेनिन ने क्या किया, जो ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, देन एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट किया। अब जो सेकंड है ये दो तरीके से वर्क कर सकता है, या तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर कर सकता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, जिससे कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, उससे GFR इंक्रीज हो गया, और ये GFR अब जो पहले कम हुआ था वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए। या एक और कर सकता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करे। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा। एल्डोस्टेरोन ने क्या करा कि रीअब्जॉर्प्शन करा सोडियम और H2O का DCT से। वही काम ADH वेसोप्रेसिन भी कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स
वही सेम काम कर रहा है, ये यहाँ से रिएब्जॉर्ब कर रहा है डीसीटी से। और जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड काम कर रहा है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर करके, वही काम एडीएच भी कर रहा है। ये दोनों सेम है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। अब इस मैकेनिज्म को कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, जीएफआर इंक्रीज हुआ, जीएफआर अपने लेवल पर आया, हार्ट ने किया एएनएफ को रिलीज किया, एएनएफ से वेसल्स डायलेट हुए और जीएफआर डिक्रीज हुआ और एक नॉर्मल लेवल पर आ गया। यूरिथ्रल स्पिंक्टर है जो रिलैक्स होंगे तो यूरिन रिलीज होगा, रिलैक्सेशन पर यूरिन रिलीज। 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीशन करते हैं हम, जिसका पीएच 6 होता है, लाइट येलो कलर का होता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट करते हैं। अब ये डिजीज़ है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन है तो कीटोनूरिया, और अगर ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटीज मेलिटस। अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का दूसरे ऑर्गन क्या है, लंग्स है, लंग्स एक्सक्रीट करता है CO2 और वाटर। CO2 क्या है 200 ml पर मिनट। लीवर, लीवर है बाइल पिगमेंट, पिगमेंट के अंदर है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। अब इसके अंदर एक जो चीज़ नहीं है वो है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट इसके अंदर नहीं है। स्वेट, स्वेट के अंदर है NaCl होता है, यूरिया होता है, ये याद रखना। और यूरिया ना सम अमाउंट में माउथ के अंदर भी होता है, मुंह के अंदर भी यूरिया होता है। स्वेट के अंदर यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया। सीबेशियस ग्लैंड, स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्स। यूरिया इन ब्लड, ये डिजीज़ है जिसे यूरीमिया कहते हैं, और इसको क्योर करने के लिए हीमोडायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो ऑपरेटस होता है उस ऑपरेटस के अंदर फर्स्ट में तो ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लड ट्रांसफ़र करते टाइम उसके अंदर हिपेरिन डालते हैं ताकि ब्लड अंदर क्लॉट ना हो जाए। हिपेरिन डाला, अब उसके अंदर जो ऑपरेटस होता है उसका जो प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है वो सेम ब्लड के जैसा होता है, सेम कंपोजिशन प्लाज्मा, बस उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते। अब अगर ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है, बाहर वाले कंपोनेंट के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा और नाइट्रोजन वेस्ट फिल्टर हो जाएगा। अब जब फिर से इसको बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंटी हिपेरिन का इंजेक्शन देंगे और बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। रीनल कैलकुलाई किसे कहते हैं, किडनी स्टोन को रीनल कैलकुलाई कहते हैं, जो इसके अंदर ऑक्जेलेट्स के स्टोन्स होते हैं, ऑक्जेलेट्स। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलस के इन्फ्लामेशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी के कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये मैच द कॉलम, आजकल ये वाला पैटर्न बहुत आ रहा है। तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ADH वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा। यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड, बर्ड्स। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन वही यूरिनरी ब्लैडर। बाउमेंस कैप्सूल, देखो यहाँ ये गलत है, बाउमेंस कैप्सूल रिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं आता है। रिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, PCT, DCT, हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये ऑप्शन अब नहीं है तो यही टिक करना, क्योंकि एमेनोटेलिज्म के अंदर हमें बोनीफिश एमेनोटेलिज्म होती है और मराइन फिश होती है जो यूरिया एक्सक्रीशन करती है। अब यहाँ कुछ ये क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स। का असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप वाटर के लिए परमिएबल या इम्परमिएबल, तो ये डिसेंडिंग आई और ये ऊपर की तरफ असेंडिंग गई। असेंडिंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है तो वाटर के लिए इम्परमिएबल, वेरेज डिसेंडिंग लूप परमिएबल टू वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन। तो डिस्टल पार्ट के अंदर जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन था उसके अंदर कौन सा हार्मोन है? ADH, या उसे वेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। और एक दूसरा हार्मोन भी था एल्डोस्टेरोन, वो भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ही करा रहा था DCT से। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट, क्या ही नहीं होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट ही नहीं होता है। और एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट कितना यूरिया? 25 से 30 ग्राम यूरिया।